नमस्कार दोस्तों। NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सेशन है ना, वो बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है। हाँ, बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों। आज हम NISM सीरीज 8 के चैप्टर 8 यानी लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट उससे 20 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार-बार आते हैं। सही कहा। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम यहाँ डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन मतलब एग्जाम पास करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे ना स्टूडेंट्स को। हाँ, बिल्कुल चाहिए होंगे और इसीलिए nismseries.com पर जाओ। वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। आप अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। एकदम सही। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज द टर्म सिक्योरिटीज डिफाइंड इन इंडिया? ऑप्शंस आर ए सेबी एक्ट, बी SCRA 1956, सी कंपनीज एक्ट, डी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इसका मतलब है कि भारत में सिक्योरिटीज शब्द को किस कानून के तहत डिफाइन किया गया है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी SCRA, क्योंकि जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट है ना, उसके सेक्शन 2H में शेयर्स, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स को सिक्योरिटीज माना गया है। अच्छा, तो मतलब बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं? सेबी एक्ट भी तो हो सकता था। स्टूडेंट्स यहीं पर गलती करते हैं। सेबी एक्ट मार्केट को रेगुलेट करता है, डेफिनेशन नहीं देता। और एक एग्जाम टिप दूं, ध्यान रखना कि यूलिप्स यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज इस डेफिनेशन में शामिल नहीं है। अच्छा, मतलब यूलिप्स बाहर हैं, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर व्हाट कंडीशन इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर्ड लीगल अकॉर्डिंग टू SCRA? ऑप्शंस आर ए सेटल प्राइवेटली, बी सेटल बाय म्यूचुअल कंसेंट, सी traded on a recognized stock exchange, D handled by unregulated brokers। इसका मतलब है कि SCRA के तहत कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लीगल कब माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ट्रेडेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। डेरिवेटिव्स बहुत रिस्की होते हैं, तो वो प्राइवेटली या सिर्फ आपसी सहमति से सेटल नहीं हो सकते। मतलब ऑप्शन ए और बी पूरी तरह गलत है। बिल्कुल। इंडिया में इलीगल OTC डेरिवेटिव्स को बैन किया गया है। एक्सचेंज पर ट्रेड होना और क्लियरिंग हाउस में सेटल होना मैंडेटरी है। क्लियर है ना? हाँ, एकदम क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी स्टैट्यूटरी पावर ऑफ सेबी? ऑप्शंस आर ए प्रिंटिंग करेंसी नोट्स, बी प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ इन्वेस्टर्स, सी मैनेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड, डी इशूइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसका मतलब है कि सेबी का सबसे पहला और मुख्य कानूनी अधिकार या काम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ इन्वेस्टर्स। सेबी का जन्म ही इन्वेस्टर्स को फ्रॉड से बचाने और मार्केट को प्रमोट करने के लिए हुआ है। सही बात है, करेंसी छापना तो RBI का काम है। ऑप्शन ए तो वैसे ही गलत हो गया। बिल्कुल। और इंटरनेशनल ट्रेड सरकार देखती है, तो ऑप्शन सी और डी का कोई सेंस नहीं बनता। सेबी मतलब इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ऑप्शंस ए डॉक्टर LC गुप्ता कमेटी, बी उदय कोटक कमेटी, सी रतन टाटा कमेटी, डी रघुराम राजन कमेटी। इसका मतलब है कि सेबी ने भारत में डेरिवेटिव्स के नियम बनाने के लिए कौन सी कमेटी बनाई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर LC गुप्ता कमेटी। बाकी कमेटी के नाम बस कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। कोई मेमोरी ट्रिक है क्या इसे याद रखने की? नाम बहुत सारे हो जाते हैं एग्जाम्स में। हाँ, एक ट्रिक है। LC गुप्ता कमेटी के 4 मेन रूल्स याद कर लो। पहला, 50 मेंबर्स होने चाहिए। दूसरा, गवर्निंग काउंसिल में 40% का रूल। तीसरा, KYC और चौथा, रिस्क डिस्क्लोजर। अरे वाह, ये तो बहुत हैंडी है। चलिए, इसी से जुड़ा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। What is the maximum representation of trading or clearing members allowed in the governing council of a derivative exchange? Options A 20%, B 40%, C 50% and D 75%। इसका मतलब है कि एक डेरिवेटिव एक्सचेंज की गवर्निंग काउंसिल में ब्रोकर्स का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा से ज्यादा कितना प्रतिशत हो सकता है? अभी मैंने ट्रिक में बताया ना, सही आंसर है ऑप्शन बी 40%। स्टूडेंट सोचते हैं कि 50 या 75% क्यों नहीं? हाँ, ऐसा क्यों नहीं? मेजॉरिटी क्यों नहीं दी गई? क्योंकि अगर ब्रोकर्स मेजॉरिटी में आ गए तो वो खुद एक्सचेंज पर कब्जा कर लेंगे। फैसले निष्पक्ष हों, इसके लिए इंडिपेंडेंस जरूरी है। इसलिए मैक्सिमम 40% ही अलाउड है। समझ आ गया, मतलब इंडिपेंडेंस जरूरी है। वैसे 10 क्वेश्चंस में से 5 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ न्यू डेरिवेटिव एक्सचेंज? ऑप्शंस ए 25, बी 50, सी 100, डी 500। इसका मतलब है कि नया डेरिवेटिव एक्सचेंज खोलने के लिए कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी 50। मैंने अभी LC गुप्ता वाले ट्रिक में भी बताया था। यहाँ एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। वो क्या?
लोगों को लगता है कि अगर कोई कैश मार्केट का मेंबर है तो वो ऑटोमेटिकली डेरिवेटिव मेंबर बन जाएगा, पर ऐसा नहीं है। उन्हें फ्रेश मेंबरशिप लेनी पड़ती है और कम से कम 50 लोग चाहिए ही चाहिए। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर अ क्लियरिंग मेंबर? ऑप्शंस ए 50 lakhs, बी 100 lakhs, सी 300 lakhs, डी 500 lakhs। इसका मतलब है कि जो मेंबर दूसरों के ट्रेड्स क्लियर करता है उसके पास कम से कम कितनी नेटवर्थ यानी पूंजी होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी 300 lakhs यानी 3 करोड़ रुपए। और ऑप्शन बी 100 lakhs, ये किसके लिए होता है फिर? वो सेल्फ क्लियरिंग मेंबर के लिए होता है जो सिर्फ अपने क्लाइंट्स के ट्रेड्स क्लियर करता है। इसलिए ऑप्शन बी गलत है अगर सवाल एक जनरल क्लियरिंग मेंबर का हो जो दूसरों के ट्रेड्स भी क्लियर कर रहा है। रिस्क ज्यादा है तो कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। मेक सेंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाउ मच लिक्विड नेटवर्थ मस्ट एवरी क्लियरिंग मेंबर मेंटेन एट ऑल टाइम्स? ऑप्शंस ए 10 lakhs, बी 25 lakhs, सी 50 lakhs, डी 100 lakhs। इसका मतलब है कि हर क्लियरिंग मेंबर को एनी टाइम कितनी लिक्विड नेटवर्थ मेंटेन करनी पड़ती है। सही आंसर है ऑप्शन सी 50 lakhs। टोटल 3 करोड़ की नेटवर्थ में से कम 50 लाख हमेशा लिक्विड फॉर्म में रेडी रहने चाहिए एक्सचेंज के पास। और इसमें से कैश कितना होना चाहिए? इसका कम से कम 50% कैश कंपोनेंट होना चाहिए। अच्छा, इसी पे हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following is considered a part of the cash component when depositing margins? Options: A. Demat securities, B. Mutual funds, C. Unlisted shares, D. Bank guarantee, FDR और cash। इसका मतलब है कि FNO में मार्जिन जमा करते समय कैश कंपोनेंट में क्या-क्या आता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बैंक गारंटी, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट यानी एफडीआर और कैश। तो ऑप्शन ए और बी गलत क्यों है? शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स भी तो पैसे ही हैं। पैसे हैं लेकिन उनकी वैल्यू मार्केट के हिसाब से बदलती रहती है। वो तुरंत बेचे नहीं जा सकते हमेशा, इसलिए डीमैट सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स को नॉन कैश माना जाता है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। Which document must a client mandatorily sign before starting trading in derivatives? Options: A. Share certificate, B. Risk disclosure document, C. Annual report, D. Non-disclosure agreement। इसका मतलब है कि डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग शुरू करने से पहले क्लाइंट को कौन सा डॉक्यूमेंट साइन करना ही पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, जिसे हम आरडीडी भी कहते हैं। मतलब बिना इसके ट्रेडिंग शुरू नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं। शेयर सर्टिफिकेट या एनुअल रिपोर्ट ट्रेडिंग से पहले साइन नहीं होते। ये एलसी गुप्ता कमेटी का सख्त रूल है ताकि क्लाइंट को हाई रिस्क का पूरा पता हो। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर किसी को लगता है कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी हैं तो वो गलत सोच रहा है। प्रैक्टिस और भी चाहिए। nismseries.com पर hundreds of questions है, हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट्स के साथ। हाँ, अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। तो चलिए रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी अप्रूव्ड यूजर्स मस्ट अ ट्रेडिंग मेंबर अपॉइंट टू ऑपरेट अ डेरिवेटिव टर्मिनल? ऑप्शंस A 1, B 2, C 3, D 5। इसका मतलब है कि डेरिवेटिव टर्मिनल चलाने के लिए एक ट्रेडिंग मेंबर को कम से कम कितने अप्रूव्ड यूजर्स रखने पड़ते हैं? सही आंसर है ऑप्शन B2 यानी कम से कम 2 लोग। एक से काम क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अगर वो एक इंसान बीमार पड़ गया या लंच पे गया है तो लाइव मार्केट में टर्मिनल कौन संभालेगा? एक से काम नहीं चलेगा। और 5 मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 चाहिए जिन्होंने सेबी का एग्जाम पास किया हो। समझ गया, रिस्क मैनेजमेंट है पूरा। क्वेश्चन नंबर 12। फॉर हाउ मेनी ईयर्स मस्ट ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप्स एंड एक्सरसाइज नोटिसेस बी प्रिजर्व्ड? ऑप्शंस A 1 year, B 3 years, C 5 years, D 10 years। इसका मतलब है कि ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप्स और एक्सरसाइज नोटिस को कितने सालों तक सुरक्षित रखना जरूरी है? सही आंसर है ऑप्शन सी 5 years। या एक बहुत अच्छी एग्जाम टिप देती हूँ। बताइए। सेबी के जो रिकॉर्ड कीपिंग के ज्यादातर सवाल आते हैं ना, उनका आंसर 5 साल ही होता है। सेबी की ऑडिट ट्रेल के लिए ये जरूरी है। 1 या 3 साल बहुत कम समय है किसी फ्रॉड को पकड़ने के लिए। ये तो बड़ा अच्छा है। क्या 5 साल याद रखना है बस? अब क्वेश्चन नंबर 13। If a member defaults in the derivatives segment, what is the consequence? Options: A. Default in derivatives only, B. Warning issued, C. Default in all segments, D. Temporary suspension। इसका मतलब है कि अगर कोई मेंबर डेरिवेटिव्स में डिफॉल्ट यानी पैसा देने में फेल हो जाता है तो उसका क्या असर होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, डिफॉल्ट इन ऑल सेगमेंट्स। स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ डेरिवेटिव्स में डिफॉल्ट होगा। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था कि सिर्फ डेरिवेटिव्स से निकालेंगे। नहीं, असल में पूरे सिस्टम को बचाने के लिए उसे हर एक्सचेंज और हर सेगमेंट में डिफॉल्टर मान लिया जाता है, वरना वो कैश मार्केट में भी फ्रॉड कर सकता है। बाप रे, ये तो बहुत सख्त रूल है। अब इसी से जुड़ा है क्वेश्चन नंबर 14। व्हेन अ ब्रोकर डिफॉल्ट्स,
What happens to the innocent client's open positions? Options: A. Exchange closes down. B. Transfer client positions to a safe broker. C. Clients pay the broker's personal loans. D. All positions are immediately cancelled. इसका मतलब है कि अगर ब्रोकर डूब गया तो उसके जो बेचारे इनोसेंट क्लाइंट्स हैं उनका क्या होगा? क्या एक्सचेंज बंद हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्रांसफर क्लाइंट पोजीशंस। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उन क्लाइंट्स की पोजीशन किसी दूसरे सेफ ब्रोकर के पास ट्रांसफर कर देती है एक एसओपी के तहत। इंटरेस्टिंग। मतलब क्लाइंट्स का पैसा सेफ रहता है, उन्हें अपने ब्रोकर के पापों की सजा नहीं मिलती। बिल्कुल। एक्सचेंज बंद नहीं होता और क्लाइंट से ब्रोकर का कर्ज नहीं चुकाया जाता। इसलिए ऑप्शन ए और सी एकदम गलत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15. What is the primary purpose of the Trade Guarantee Fund, or TGF? Options: A. Distributing dividends. B. Guarantee settlement of bona fide transactions. C. Marketing the exchange. D. Funding new startups. इसका मतलब है कि एक्सचेंज पर जो ट्रेड गारंटी फंड होता है उसका प्राइमरी काम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गारंटी सेटलमेंट ऑफ बोनाफाइड ट्रांजैक्शंस। मतलब ये कोई चैरिटी या मार्केटिंग फंड नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका काम है जो जेन्युइन ट्रेड्स हुए हैं वो फेल ना हो, अगर कोई डिफॉल्ट कर दे तो। और एक बात, स्टूडेंट्स को टीजीएफ और आईपीएफ यानी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आईपीएफ इन्वेस्टर्स के लिए है और टीजीएफ मार्केट सेटलमेंट के लिए। ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 16. What action can a trading member take if their position limit is reached? Options: A. Take new trades by paying extra margin. B. Ignore the limit. C. Only reduce exposure. D. Transfer positions to another exchange. इसका मतलब है कि अगर किसी ट्रेडिंग मेंबर की पोजीशन लिमिट फुल हो गई है तो वो आगे क्या कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ओनली रिड्यूस एक्सपोजर। क्या वो एक्स्ट्रा पैसे देकर और ट्रेड नहीं ले सकता? नहीं, एक्स्ट्रा मार्जिन देकर वो और ट्रेड नहीं ले सकता, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। उसे अपनी पुरानी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ करनी ही पड़ेंगी। सिस्टम उसे नया ट्रेड लेने ही नहीं देगा। बहुत लॉजिकल है। क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following is not considered an asset, meaning it is a non-allowable asset when calculating net worth? Options: A. Cash in hand. B. Fixed deposits. C. Free reserves. D. Fixed assets and bad deliveries. इसका मतलब है कि नेट वर्थ कैलकुलेट करते समय इनमें से किस चीज को एसेट नहीं माना जाता? सही आंसर है ऑप्शन डी, फिक्स्ड एसेट्स, बैड डिलीवरीज वगैरह। ऐसा क्यों? फिक्स्ड एसेट्स जैसे बिल्डिंग तो बहुत कीमती होती है। कीमती होती है लेकिन लिक्विड नहीं होती। कैश, फिक्स्ड डिपॉजिट और फ्री रिजर्व्स अलाउड हैं क्योंकि वे लिक्विड है। आप तुरंत बिल्डिंग बेचकर एक्सचेंज को मार्जिन नहीं दे सकते, इसलिए इन्हें कैपिटल से घटा दिया जाता है। और हाँ, हर 6 महीने में ऑडिटर का सर्टिफिकेट लगता है इसके लिए। सही बात है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। Is prior approval from SEBI mandatory before launching a new derivative contract? Options: A. False. B. True. Prior approval mandatory. C. Only RBI approval. D. Exchange can decide independently. इसका मतलब है कि क्या नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने से पहले सेबी की परमिशन लेना जरूरी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्रू। प्रायर अप्रूवल मैंडेटरी है। एग्जाम टिप याद रखना, एक्सचेंज अपनी मर्जी से कुछ भी नया शुरू नहीं कर सकते। तो मतलब सेबी का पूरा कंट्रोल है इस पर? बिल्कुल। और अभी नवंबर 2024 का नया नियम भी आया है कि इंडेक्स डेरिवेटिव्स की मिनिमम वैल्यू 15 से 20 लाख होनी चाहिए। ये सब सेबी ही तय करता है। Perfect. Question number 19. Within what time frame must market participants be informed in case of a market outage or system crash? Options: A. 5 minutes. B. 15 minutes. C. 1 hour. D. 24 hours. इसका मतलब है कि अगर एक्सचेंज का सिस्टम क्रैश हो जाए तो पार्टिसिपेंट्स को कितनी देर में बताना जरूरी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 मिनट्स। मतलब सेबी को तो तुरंत बताना होता है ना? हाँ, सेबी को तुरंत, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स को 15 मिनट के अंदर। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब सिस्टम वापस चालू करना हो तब भी 15 मिनट पहले वार्निंग देनी होती है ताकि सब अपने ऑर्डर्स मैनेज कर सके। बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है ये। आखिरी सवाल आज का, क्वेश्चन नंबर 20. If a market outage is not resolved up to 1 hour before the normal closing time, by how much is the trading time extended? Options: A. 30 minutes. B. 1 hour. C. 1.5 hours. D. 2 hours. इसका मतलब है कि अगर मार्केट बंद होने के 1 घंटे पहले तक सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो ट्रेडिंग टाइम कितना बढ़ाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1.5 hours यानी 1.5 घंटा। तो आधा या 1 घंटा वाला ऑप्शन गलत है? बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। अगर सिस्टम क्रैश आखिरी 1 घंटे में होता है ना, मान लो 2:45 बजे, तो ये 1.5 घंटे का एक्सटेंशन लागू नहीं होता। ये सिर्फ तब है जब क्रैश क्लोजिंग से 1 घंटे पहले तक रिजॉल्व ना हुआ हो। ओह, ये कैच याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। हाँ, काफी डिटेल्ड डिस्कशन हुई।
मुझे लगता है स्टूडेंट्स को इससे बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। हाँ, लेकिन सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। और अगर और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पर जाओ। इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट्स, सब कुछ मिलेगा वहां। बिल्कुल, और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वील ट्राई टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो।